हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम प्रो में। मैं हूं संजीव। अगस्त वीकली करंट अफेयर लेकर हाजिर हैं, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस 2021 कब मनाया गया? तो आंसर है 31 जुलाई। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कशन करना चाहूँगा। 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मारे गए घायल हुए सैकड़ों रेंजर्स की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, किस कंपनी ने सीबीएसई बोर्ड के साथ मिलकर AI फॉर ऑल पहल शुरू की है? तो आंसर है इंटेल। उसके पश्चात नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट हैं डिस्कशन करना चाहूँगा कि चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल ने AI फॉर ऑल पहल की शुरुआत के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे कि CBSE के नाम से जाना जाता है, के साथ हाथ मिलाया है, जिसका लक्ष्य है भारत में लोगों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ बनाना है। इंटेल जो है अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये सभी जानते होंगे। इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। इसकी स्थापना जो इंटेल कंपनी है इसकी स्थापना जो है 18 जुलाई 1968 को हुई। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष जो है ओमार इशराक हैं। इसके CEO कौन है? पैट जेलसिंगर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने, किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो आंसर है भारत और इंडोनेशिया। दो ऐसे देश हैं जिनके बीच में नौसेना के बीच कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस प्रकार से, कॉर्पेट इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेट पेट्रोल, ये संस्करण 36 है। आयोजन स्थान इसका हिंद महासागर है, क्योंकि जो ये नौसेना अभ्यास है वो पानी में ही होना है दोस्तों, तो इसके लिए स्थान जो निश्चित किया गया था वो हिंद महासागर है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना जहाज सरयू एक स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत और इंडोनेशिया नौसेना जहाज, इन सभी ने मिलकर, यानी कि जो इंडोनेशिया नौसेना का जहाज है वो RI बंगटोमो, इन सभी ने मिलकर इस युद्ध अभ्यास में शामिल हुए थे। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या था कि वाणिज्यिक शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए हिंद महासागर के क्षेत्र को सकुशल और सुरक्षित रखना है। उसके पश्चात जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने, भारत सरकार ने किस अधिकारी को महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया है? दास गुप्ता। तो वो हैं दीपक दास। दोस्तों बताना चाहूँगा कि महालेखा नियंत्रक एक ऐसा पद है, वो ऐसे अधिकारी होते हैं कि उनकी पावर भी वित्त मंत्री से कम नहीं होती, क्योंकि जो महालेखा नियंत्रक है वो केंद्र सरकार का जो भी व्यय, बजट, पैसा, खर्च और उसका व्यय कितना हुआ है, कितना बकाया है, कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं किया गया, उसका सभी का ब्यौरा महालेखा नियंत्रक के पास होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि दीपक दास को 1 अगस्त 2021 से नए लेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह CGA के रूप में कार्यभार संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। वह 1986 बैच के भारतीय सिविल
लेखा सेवा ICS अधिकारी हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य किया है। उसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है PM मोदी ने 2 अगस्त को कौन सा डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो वो है ई-रूपीस। जैसे कि आप सभी गूगल पे, पेटीएम वगैरह ये ऐप यूज़ करते हैं, इसी प्रकार से जो ई-रूपी है वो भी इसी प्रकार से एक ऐप है जो PM नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को लॉन्च किया था। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा, वो इस प्रकार से हैं कि PM मोदी ने 2 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-रूपी एक व्यक्ति और उद्देश्य क्या है इसका, विशिष्ट डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ई-रूपी डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित टूल है। यह QR कोड या SMS स्टिंग आधारित ई-वाउचर है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से अपने UPI प्लेटफॉर्म ई-रूपी विकसित किया है। इसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। उपयोगकर्ता सेवा प्रदाता पर कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बगैर वाउचर की राशि को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने कि 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो आंसर इटली है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी घुमा कर आ सकते हैं कि इटली देश के अंदर कौन से मंत्रियों की बैठक हुई? तो वो थे संस्कृति मंत्रियों की बैठक। या फिर इटली के अंदर संस्कृति मंत्रियों की बैठक कब आयोजित की गई थी? तो उसकी डेट बताइए। तो उसकी डेट हम आपके क्वेश्चन के अंदर ही है कि 30 जुलाई 2021। तो दोस्तों क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के आ सकता है, तो आप ये पैटर्न ही फॉलो ना करें कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें, फिर उसके आंसर को भी ध्यान से देख लें और समझ लें। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आगे बताना चाहूँगा कि संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक की मेजबानी इटली देश ने की। इस बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संस्कृति के जरिए जलवायु संकट को दूर करना, प्रशिक्षण, शिक्षा के जरिए क्षमता निर्माण, संस्कृति के दिए डिजिटल बदलाव एवं नई प्रौद्योगिकी और विकास के वाहक के तौर पर संस्कृति के रचनात्मक क्षेत्र शामिल है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपके सामने कि 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी 2021 चल रहा है, तो अगला जो साल है 2022 में डिफेंस एक्सपो के द्वारा क्या आयोजन किया जाएगा और कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो ये डिफेंस एक्सपो गांधीनगर यानी गुजरात के अंदर आयोजित किया जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से हैं। अगले साल 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होने जा रहा है। इनमें रक्षा मंत्रालय देश की सैन्य ताकत प्रणाली का प्रदर्शन करती है, साथ ही दूसरे देश और रक्षा सामान बनाने वाली कंपनियां भी हिस्सा लेती हैं। इसमें आधुनिक हथियारों से लेकर मिसाइलों का प्रदर्शनी का यह आयोजन अगले साल 11 से 13 मार्च के बीच होगा। रक्षा मंत्रालय डिफेंस एक्सपो का आयोजन हर 2 साल में करती है। वर्तमान में राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। 2020 में उनके कार्यकाल में यानी कि जब वो
2020 में भी रक्षा मंत्री थे, तो उनके समय में भी डिफेंस एक्सपो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो अगला हमारा क्वेश्चन है आपके सामने है कि कौन सा देश अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा? तो वो देश कहलाएगा भारत। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अगस्त महीने के लिए भारत द्वारा संभाली जाएगी। 2021-22 के कार्यकाल के दौरान यह यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत की पहली अध्यक्षता है। भारत से पहले फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर चुका है। तो भारत ने फ्रांस से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। भारत की अध्यक्षता में पारदर्शिता, विश्वसनीयता, जवाबदेही, प्रभावशीलता के सिद्धांत भारत का मार्गदर्शन करेंगे। अध्यक्षता के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। टी.एस. त्रिमूर्ति वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने है, कृषिकरण परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो आंसर है केरल। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केरल में शुरू की गई कृषिकरण परियोजना के तहत, योजना का नाम है कृषिकरण परियोजना, इसके तहत मिनी पोली हाउस बनाया जाएगा जो कि एक प्रकार की ग्रीन हाउस है। कृषिकरण के तहत 2.5% ज़मीन पर छोटा पॉली हाउस बनाया जाएगा। प्रत्येक प्लास्टिक घर की कुल अनुमानित लागत जो कि 2,35,000 रुपये है। इन मिनी हाउस में लंबी फलियां, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च और हरी पत्तेदार सब्जियां लगाने की योजना बनाई गई है। कृषिकरण में ग्रीन हाउस, मछली और मशरूम की खेती भी शामिल है। तो इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? तो आंसर है विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक 120 देशों से अधिक देशों में मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 का विषय प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1991 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन का गठन किया गया था। 1992 में विश्व स्तनपान सप्ताह शुरू किया गया था। विश्व स्तनपान सप्ताह अभियान का उद्देश्य स्तनपान से संबंधित विषयों पर जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई को प्रेरित करना है। तो इसके पश्चात हमारा किस भारतीय अभिनेत्री को बल्गेरी की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है प्रियंका चोपड़ा जोनास। दोस्तों, जो प्रियंका चोपड़ा जोनास है ये भारत की ही अभिनेत्री हैं। जोनास उनके हस्बैंड का सरनेम है। पहले तो इन्हें, यानी कि जब ये अनमैरिड थी, इन्हें प्रियंका चोपड़ा बोला जाता था, लेकिन शादी के बाद मैरिज कर लेने के पश्चात प्रियंका चोपड़ा को अब प्रियंका चोपड़ा जोनास के नाम से बुलाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन करना चाहूँगा। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को इतालवी लग्जरी ब्रांड बल्गेरी का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रियंका चोपड़ा जोनास वैश्विक यूनिसेफ सद्भावना राजदूत भी है। बल्गेरी बहुत से सामान तैयार करता है, तो वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? उनमें है रत्न आभूषण, घड़ियाँ, सुगंधित सामान, चमड़े के सामान आदि। 2020 में बल्गेरी ने ही फ्लावर गेम्स ऑफ इंडिया के रूप में जाने वाली एक स्थायी फूलों की खेती परियोजना पर इत्र और स्वाद कंपनी फिरमेनिच
के साथ साझेदारी की थी। इसका लक्ष्य तमिलनाडु में 100 परिवारों के स्वामित्व वाले खेतों को शामिल करते हुए एक नया चमेली खेती मॉडल बनाना था। तो इसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, केटू शिखर पर चढ़ने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो आंसर है शेहरोज काशिफ। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से हैं कि पाकिस्तान की रहने वाली पर्वतारोही शेहरोज काशिफ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 पर, दुनिया की ऊंची चोटियों में शामिल है दोस्तों ये, K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 19 साल की उम्र में हासिल की है। क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है दोस्तों कि एशिया से संबंधित कौन सी ऐसे पर्वतारोही हैं जो कम उम्र में K2 शिखर पर चढ़ने वाले बन गए हैं? तो वो है शेहरोज काशिफ और उनकी आयु कितनी है? 19 साल। वह बोतल बंद ऑक्सीजन के बिना 8,611 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़े। वह इस चोटी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पाकिस्तानी हैं। इससे पहले साजिद सदपारा 20 साल की उम्र में K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। लीनो लेसडेली K2 के शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसको भी ध्यान देना दोस्तों कि पाकिस्तान में शेहरोज काशिफ से पहले कौन चढ़ा था? तो वो कौन थे? साजिद सदपारा, और उनकी आयु कितनी थी? 20 साल। लेकिन इसके साथ एक और क्वेश्चन बन रहा है कि K2 पर सबसे पहले कौन पर्वतारोही पहुंचा था? तो वो थे लीनो लेसडेली। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का क्या नाम है? तो इस उपग्रह का नाम है यूटेलसैट क्वांटम। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से हैं कि यूटेलसैट क्वांटम दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह है। फ्रेंच गुयाना चेरियन 5 रॉकेट से अंतरिक्ष में रवाना हुआ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने इस उपग्रह को लॉन्च किया है। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो है नेल्लियोड वासुदेवन नंबूद्री। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने, मशहूर कथकली कलाकार नेल्लियोड वासुदेवन नंबूद्री का 2 अगस्त 2021 को उनके घर पर निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। क्वेश्चन घुमा के भी आ सकते हैं कि कथकली नेल्लियोड वासुदेवन नंबूद्री का कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो उनकी आयु थी 81 वर्ष। शास्त्रीय नृत्य नाटक में नकारात्मक चुवना थड़ी, जिसे लाल दाढ़ी भी बोला जाता है, तो क्या है? चुवना थड़ी पात्रों के लिए पहचाने जाने वाले नेल्लियोड वासुदेवन नंबूद्री की वटमुड्डी और पेनकारी की भूमिका भी निभाई और इसके लिए काफ़ी सराहना भी हासिल की। उन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और केरल राज्य कथकली पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो वो कौन है? PV सिंधु। भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने 1 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि अगर इस प्रकार से आ जाए सोने का मेडल, चांदी का मेडल या कांस्य का मेडल, तो इन्होंने कौन सा प्राप्त किया है? चांदी का मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। तो इसे बोलते हैं ब्रॉन्ज मेडल। अपने नाम कर लिया है। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के मैच में चीन की शटलर बिंग जियाओ पर
21-13 और 21-15 से जीत दर्ज की। पीवी सिंधु ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। पुरुषों में पहलवान सुशील कुमार कांस्य बीजिंग 2008 में और रजत पदक लंदन 2012 में प्राप्त कर चुके हैं। तो उन्होंने यह कारनामा पीवी सिंधु से पहले किया है। तो आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।